बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का सामना है और ऐसे में ज़रूरी है कि हम सेल्फ रिलायंस और कौमी इत्तेहाद और सियासी इत्तेहाद कायम करें। ये बात मैं नहीं कह रही, बल्कि ये कहना है पाकिस्तान की आला तरीन फ़ौजी क़यादत का। गुज़श्ता रोज़ रात में पाकिस्तान के जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कोर कमांडर्स और आर्मी चीफ़ की मौजूदगी में यही बातें डिस्कस हुई। तो पाकिस्तान ने अपनी जंग तो जीत ली है, पाकिस्तान की इकनॉमिक पोजीशन भी इस वक्त अच्छी है। तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि मुल्क को कौमी इत्तेहाद और कौमी सियासी इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है? आज की वीडियो पे इसी पे ही बात करते हैं। तो सबसे पहले डील करते हैं अंदरूनी ख़तरात को। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस यानी कि दो सूबे जो कि दहशतगर्दी से मुतासर हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल है। तो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ में, बाजोड़ वो इलाका है जिसकी सरहद अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। बाजोड़ में अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहुत ही हर दिल अज़ीज़ किस्म के मौलाना ज़ेब को शहीद कर दिया गया। अमन के लिए वो मार्च निकाल रहे थे, बाजोड़ बाज़ार से गुजर रहे थे कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई और फायरिंग करके उन्हें शहीद कर दिया गया। इसकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अब तक कबूल नहीं की है और उनका यही कहना है कि मौलाना साहब को मारने में वो शामिल नहीं है। लेकिन मौलाना साहब एक अमन की आवाज़ उठा रहे थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि ये जो मर्डर है, उनका कत्ल है, वो किसने किया। जो कुछ करने वाला था वो अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वाला था। दूसरी तरफ जिक्र करते हैं बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में गुज़श्ता रात दो बसेस जो कि कोयटा से पंजाब के लिए आ रही थीं, उन पर नामालूम अफराद ने हमला किया। बस में सवार लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे गए। शनाख्ती कार्ड देख कर ये देखा गया कि इनमें से किसका ताल्लुक़ पंजाब से है और उन्हें बस से नीचे उतार के गोलियां मार दी गई। दो बसेस थीं, एक बस से 2 अफराद को निकाला गया और उनको गोली मार दी गई और एक बस से 7 अफराद को निकाल के गोलियाँ मार दी गई। अच्छा, जिस जगह ये वाक़या हुआ ये है लोरालाई और मूसा खेल के पास, बलूचिस्तान का वो इलाका जिसके बाद DI खान और DI खान से फिर पंजाब में दाखिल हो जाते हैं, यानी कि वो बॉर्डरिंग आप एरिया कह सकते हैं। और बलूचिस्तान के इन इलाकों का शुमार पश्तून इलाकों में होता है, जहाँ के पे बलूच मिलिटेंसी कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं रही है। इससे पहले भी बलूचिस्तान में पंजाबियों को टारगेट करके मारा गया है, टारगेट किलिंग उनकी हुई है। लेकिन इस वाक़े ने एक दफ़ा फिर ये सवाल उठा दिया है कि बलूचिस्तान में पंजाबियों की टारगेट किलिंग जो है वो अब तक एक मस्सा बनी हुई है। इस वाक़े की कुछ ही देर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो बयानात आए, उन्होंने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, मैयतों को रिकवर किया, उनके आबाई इलाकों में पहुँचाया। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने कबूल की है और BLA का कहना है कि वो इस वाक़े में मुलविस है। BLA कि हिस्टोरिकली वो इस तरह के वाक़यात करने में मशहूर हैं। कभी गवादर में तो कभी खुस्तार में, कभी इन्हीं इलाकों में पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के उनको टारगेट किया जाता है। तो ये तो हो गए हैं अंदरूनी ख़तरात। अब बैरूनी ख़तरात क्या हैं? इसी प्रेस रिलीज़ में जो कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद ISPR की तरफ से जारी की गई, इसमें एक चीज़ जो डिस्कस की गई वो ये की गई कि पाकिस्तान ने की आला तरीन जो अस्करी क़यादत है, उसने ये जायज़ा लिया कि मिडल ईस्ट और ईरान की सिचुएशन में कुछ ममालिक ने ताकत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग किस्म का ट्रेंड है। और इसी ट्रेंड को देखते हुए पाकिस्तान को सियासी इत्तफाक़ राय और सेल्फ रेजिलियंस की ज़रूरत है। अभी क्यों मेंशन किया गया? इसलिए मेंशन किया गया, अभी तक तो हम ये समझते थे कि बैरूनी ख़तरात हमारे लिए इंडिया है और अफ़गानिस्तान है। तो अब मिडल ईस्ट कहाँ से आ गया? मिडल ईस्ट इस तरह से आ गया क्योंकि मिडल ईस्ट में एक मुल्क है इसराइल, जिसने ताकत के बलबूते के ऊपर ईरान पर हमला किया, गज़ा को जो है वो मलबे का ढेर बना दिया, फ़लस्तीन के अवाम को उनके हकूक़ से महरूम कर दिया। और कुछ यही एक्शंस हमें इंडिया की तरफ से भी देखने को मिल रहे हैं। भारत और इसराइल जो है वो आपस में सगे भाई बहन बने हुए हैं, सगे उनका ताल्लुक़ बहुत बढ़ रहा है। तो जिस तरह से इसराइल जो है वो अपनी पावर को एक पॉलिसी टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, इसी तरह से इंडिया जो है वो अपने आप को पावरफुल दिखा के पॉलिसी टूल के तौर पे ज़ाहिर कर रहा है। तो पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से जो बयान आया है उसके मुताबिक इन हालात और इन ख़तरात से निपटने के लिए बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम कौमी इत्तेहाद और सियासी इत्तफाक़ राय कायम करें और सेल्फ रेजिलियंट हों। अब कौमी इत्तेहाद और सियासी इत्तफाक़ राय कायम करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो मिल बैठें और आपस में बातचीत करें। लेकिन एक पार्टी
سیکیورٹی جس کے قائد جو ہیں عمران خان وہ جیل میں ہیں، اس نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے. عمران خان کی تحریک کو ان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ لیڈ کریں گے اور 5 اگست کو ایک تحریک شروع ہو جائے گی. تو جب ملک میں ایک اس طرح کے حالات ہوں کہ انٹرنل سیکیورٹی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، آئے دن اٹیکس ہو رہے ہیں، بارڈر کافی والیٹائل ہے، افغانستان سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، مڈل ایسٹ کی سچویشن چینج ہو رہی ہے، اور انڈیا بھی تاک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، بھارت ایک تاک لگا کے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنی شکست بھولا نہیں ہے اور اس کی پوری کوشش ہے کہ کوئی بھی اچھا موقع جان کے پاکستان پر حملہ کر دیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس وقت اس کے لیے سازگار نہیں ہے، اور جو انویسٹمنٹ اس نے کی تھی اتنے عرصے میں پاکستان کے پڑوسی ممالک میں، خاص کر کے افغانستان پر، خاص کر کے ایران کے اوپر اور بنگلہ دیش کے اوپر، اب یہی 3 ممالک جو ہیں وہ بھارتی خارجہ پالیسی کی بدولت ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو ایسے میں بہت زیادہ چالاک دشمن کو موقع تاک کے حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ وقت چاہیے، لیکن وہ اس کی تیاری بھرپور کر رہے ہیں. اور پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ملک میں سیاسی اتفاق رائے قائم کرے، اور یہ جو مہاجرائی کی پالیٹکس ہے اس کو اس وقت بالائے طاق رکھ کے جو نیشنل سیکیورٹی کے بڑے بڑے گولز ہیں ان کو اچیو کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جو سویلین سپرمیسی ہے، سویلین ڈیموکریسی ہے، اس کو بھی پنپنے دیا جائے، تاکہ جو بھی کچھ ہو، چاہے وہ کوئی ترمیم ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی لارجر پکچر ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس کو سیاسی اونرشپ ملے. اور فوج بھی یہ تمام چیزیں اکیلے نہیں کرنا چاہتی. فوج بھی چاہتی ہے کہ اگر وہ کوئی بڑا اقدام اٹھاتی ہے، وہ آئین میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتی ہے، وہ کوئی مزید اختیارات کو حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے اس کو سیاسی اونرشپ یا پارلیمان کا اعتماد اس کو حاصل ہو. تو اب تک کی جو اطلاعات کے مطابق یہی ہے کہ جو بلوچستان میں انسیڈنٹ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا، اس واقعے میں ہلاک ہونے والے، شہید ہونے والے 9 افراد کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ان کے آبائی علاقوں میں پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے، جس میں ڈی جی خان سے کچھ لوگوں کا تعلق ہے، گجرات سے ہے، اٹک سے ہے، خانیوال سے ہے اور گجرانوالہ سے ہے. یہ لوگ عام لوگ ہیں، یہ لوگ میرے اور آپ کی طرح کے لوگ ہیں جو صرف اور صرف فتنۃ الہندوستان جس کو نام دیا گیا ہے، بلوچ لبریشن آرمی، یہ ان کی ہوس کا نشانہ بنے ہیں. ان کی پالیٹکس، پاور پالیٹکس کی وجہ سے ان لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. یہ عام لوگ ہیں جو روزگار کی تلاش کے لیے کوئٹہ جاتے ہیں اور کچھ پیسے کماتے ہیں اور لا کے دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ اب سے نہیں ہے، بہت عرصے سے چل رہا ہے. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان میں بھی اس بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ بلوچستان کو ایسے فری فال چھوڑ دیا جائے گا، وہاں پہ یہ لو لیول کی انسرجنسیز چلتی رہیں گی، یا ایک گورنڈ طریقے سے صوبے کو آگے بڑھایا جائے گا. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے.